नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में। आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस बार भी यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से प्रयागराज में मनाया जा रहा है। दोस्तों, यदि आप प्रयागराज में कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको महाकुंभ में स्नान करने के लिए क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप वहां पर पहुंच सकते हैं और आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी होंगी, जिससे कि आप वहां पर किसी भी परेशानी या फ्रॉड के शिकार ना हो। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए क्या-क्या व्यवस्था की है, कैसे आप वहां पर सुरक्षित रह सकते हैं और वहां पर आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसके साथ ही वीडियो में मैं आपको प्रयागराज का एक आसान सा नक्शा बनाकर दिखाऊंगा कि आप वहां पर किस प्रकार से घूमेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत अधिक होने के कारण यदि आपको पहले से इन सारी बातों का पता नहीं होगा तो आपको बहुत ही असुविधा होगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो बनाया है। साथ ही साथ अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने महाकुंभ के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आपको पता होगा कि आपको महाकुंभ में कहाँ-कहाँ घूमना है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के अंत में मैं आपको अपनी यात्रा को आसान बनाने के लिए ज़रूरी टिप्स भी दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर अगर आप अभी तक नए हैं और मेरे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ 2025 में सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए विशेष तैयारी की है, जिसके लिए कुंभ क्षेत्र को अस्थायी रूप से एक जिला घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए अलग से डीएम होंगे और अलग बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ के लिए 5,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जबकि भारत सरकार ने 2100 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा सभी प्रमुख विभागों जैसे रेलवे विभाग, अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग ने भी अपने अलग अलग बजट रखे हैं। महाकुंभ में लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की है। यातायात व्यवस्था के लिए अलग से पूरी तरीके से चाक चौबंद कर देने वाली यातायात व्यवस्था बनाई गई है, जो कि 2 तरीकों से काम करेगी। सामान्य दिनों के लिए अलग प्लान और शाही स्नान वाले दिनों के लिए अलग प्लान बनाया गया है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए 15,000 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है, जबकि 102 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 113 ड्रोन घाटों पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं। पार्किंग व्यवस्था के लिए प्रयागराज के सीमावर्ती 10 जनपदों में 102 पार्किंगों की व्यवस्था की गई है, जबकि स्नान घाटों से 2 किलोमीटर की दूरी पर 24 पार्किंग एरिया बनाए गए हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रैन बसेरे भी बनवाए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को सुविधा हो सके। महाकुंभ में आने वाले ज़्यादातर श्रद्धालु या तो रेलवे स्टेशन पर आएंगे या तो बस स्टैंड पर आएंगे। तो इलाहाबाद के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों जैसे प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, झूसी रेलवे स्टेशन तथा प्रयागराज बस स्टैंड से मेला क्षेत्र तक जाने के लिए विभिन्न प्रकार की शटल बसों और सीएनजी ऑटो तथा ई रिक्शा को लगाया गया है। ई रिक्शा तथा ऑटो में कलर कोडिंग भी की गई है, जिससे कि वह पहले से तय रोड पर ही अपने वाहन को ले जाएं। इसके अलावा जो लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं और बहुत से भक्त ऐसे हैं जो अपने गांव या मोहल्ले या शहर से बस लेकर ग्रुप में आ रहे हैं, उनके लिए सभी सीमावर्ती 10 जिलों में 102 पार्किंग एरिया बनाए गए हैं। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं कि कुंभ क्षेत्र में कहां पर क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, ये मैंने प्रयागराज का एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है आसान तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको वहाँ पर कैसे घूमना है। देखिए, जैसे ये यमुना रिवर आ रही हैं और इधर गंगा जी आ रही हैं, ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं ये संगम क्षेत्र है। इसी के साइड में जो रोड जा रहा है इसे अरेल घाट रोड कहते हैं। ये आपके नैनी ब्रिज है, ये ऊपर वाला पुराना नैनी ब्रिज है और ये नया वाला नैनी ब्रिज है।
और ये जो आपके बनाए गए हैं ये पीपा पुल वहाँ पे बनाए गए हैं। नदी को पार करने के लिए प्रशासन ने पीपा पुल बनाए हैं। कुल सेक्टर जो है 25 बनाए गए। आपको ये पता ही होगा कि कुंभ को एक एक्स्ट्रा जिला अस्थायी रूप से घोषित किया गया है। तो ये पूरा जिला इस एरिया में जो है बनाया गया है। ये पूरा जो एरिया है ये एक जिला है। इसके अंदर जो सेक्टर की संख्या रखी गई है वो 25 सेक्टर हैं। पीपा पुल जो नदियों को पार करने के लिए बनाए गए हैं वो 30 पीपा पुल बनाए गए हैं और 56 थाने बनाए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्टर कहाँ पे है, क्योंकि आप लोग आएंगे तो सेक्टरों में ही आपके कैंप वगैरह होंगे। तो गंगा नदी के जो इस साइड वाला ये एरिया है, सेक्टर 1 से लेकर 10 तक इस जगह पर है। उसके बाद में सेक्टर 11 से लेकर सेक्टर 22 तक वो इस जगह पर है, इस एरिया में है। और इस एरिया में केवल 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 23, सेक्टर 24 और सेक्टर 25। तो आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो जो ज़्यादातर भक्त होते हैं वो बस स्टैंड या प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आते हैं। तो यहाँ से अरैल घाट की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर है। तो आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आएंगे तो आप यहाँ से होते हुए अरैल घाट पे आ जाएंगे। अरैल घाट पे बहुत सारे भक्त ये सोचते हैं कि हम अगर संगम क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पे प्रयागराज जा रहे हैं, तो हम संगम क्षेत्र में ही स्नान करेंगे। तो यहाँ पे अरैल घाट से संगम क्षेत्र तक जाने के 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से आपको कुछ बोट वाले मिल जाएंगे, वो आपको 400, 500, 600 रुपये तक चार्ज करेंगे और उस संगम क्षेत्र पे यहाँ पे आपको ले जाएंगे, यहाँ पे आप स्नान कर लीजिए। लेकिन अगर आप नाव से नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे ये जो पीपा पुल है, इन पीपा पुल से आप इसे पार कर लीजिए। यहाँ पे यमुना नदी पर 5 पीपा पुल बनाए गए हैं, पीपा पुल नंबर 26 से लेके पीपा पुल नंबर 30 तक। बाकी के जो 25 पीपा पुल हैं वो गंगा नदी पर बनाए गए हैं। तो आप यहाँ पर आइए, इसको पार कर लीजिए। इसको पार करके आप संगम क्षेत्र में स्नान कर लीजिए। संगम क्षेत्र में स्नान करने के बाद फिर आप यहाँ से पीपा पुल जो है, इन पीपा पुल की सहायता से आप इधर पार करके दूसरी तरफ चले जाइए। यहाँ पे आप अक्षय वट और पातालेश्वर मंदिर के भी दर्शन कर लीजिए और यहीं पास में ही लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनका भी दर्शन कर लीजिए। और शिवालय पार्क अगर आप जाना चाहते हैं तो ये अरैल घाट के पास में ही इसी रोड के बिल्कुल किनारे पर शिवालय पार्क बना हुआ है, तो आप इस शिवालय पार्क में भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप MP रीवा मार्ग से आ रहे हैं तो आप इधर से होते हुए आएंगे। आपकी गाड़ी को लगभग 10 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा, वहां से भी आपको अरैल घाट की तरफ आना होगा। यदि आप लखनऊ और प्रतापगढ़ के रास्ते से आ रहे हैं तो आपको ये अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी यहीं पर मिल जाएंगे। संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए आप यहीं से पीपा पुल को पार कीजिए और यहाँ पर आकर स्नान कर लीजिए। अगर आप वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं तो ये गंगा और यमुना नदियों का संगम है, यहाँ पे संगम होने के बाद ये नदी वाराणसी की तरफ चली जाती है। तो आप इस तरफ से आएंगे, तो आप यहाँ पर आकर संगम क्षेत्र पर स्नान कर लीजिए और पुल को पार करके अक्षय वट और लेटे हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। और शिवालय पार्क जाने के लिए आप इन पीपा पुल को पार करके अरैल घाट रोड से शिवालय पार्क तक पहुंच जाइए। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें मैंने आसान तरीके से मैप को बनाने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से वहाँ पे घूमना है, क्योंकि भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं, किधर जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। और किसी से पूछेंगे भी तो ज़्यादातर चूँकि लोग बाहर से ही आए हुए रहेंगे और जो वहाँ लोकल के लोग हैं वो इतने ज़्यादा बिजी होंगे कि आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिर भी अगर आपको कोई असुविधा होती है तो वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी आपको दिखे तो आप उस पुलिसकर्मी से पूछिएगा, वो आपको सही जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको महाकुंभ का मैप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है और यह भी बता दिया है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है और यातायात की व्यवस्था के बारे में भी बता दिया है। अब दोस्तों, मैं पॉइंट पर आता हूँ और आपको यह बताता हूँ कि यहाँ पर आने में आपको क्या क्या सावधानी करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले सावधानी तो आपको यह रखनी है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप सुबह आ जाइए और रात में अपनी वापसी का प्रोग्राम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रुकना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। टेंट और होटल वगैरह के जो प्राइस हैं वह बहुत ही ज़्यादा हैं।
फिर भी अगर आप यहाँ पर रुकने का मन बना ही चुके हैं तो आपको जो भी बुकिंग करनी है वह आप किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से ही कीजिएगा। जैसे कि होटल बुकिंग के लिए बहुत सारे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, booking.com और यात्राधाम.org। वहाँ पर जाकर ही आप बुकिंग कीजिएगा। यदि आपको टेंट वगैरह की बुकिंग करनी है तो कुंभ मेला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जो सरकार ने 10 से 11 वेंडर एलोकेट किए हैं उन्हीं वेंडर के माध्यम से आप अपनी टेंट की बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि इस समय होटल बुकिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। दरअसल होता यह है कि जब आप होटल बुकिंग करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत सारी फेक वेबसाइट मिलती हैं। इस पर आप इंटर करके अपनी जानकारी दे देते हैं, बाद में उन्हें पेमेंट भी कर देते हैं और आपको लगता है कि आपकी होटल की बुकिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पर आने पर आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि होटल की बुकिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा होशियारी रखनी है। इसके साथ ही दूसरा बिंदु यह आता है कि यदि आपके साथ बच्चे आ रहे हैं या बुजुर्ग आ रहे हैं तो आप उनके गले में आईडी कार्ड बनाकर डाल दीजिए, जिसमें कि उनके घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हो, और हमेशा अपने परिवारजनों के साथ में ही रहिए। हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे की ओर चलिए। स्नान करने के लिए जब आप जाएंगे तो एक साथ में ही स्नान कीजिए। अपने सामान को सुरक्षित जगह पर रखिए, क्योंकि भीड़ का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे जेब कतरे, बहुत सारे लोग भेष बदलकर आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इससे भी आपको सतर्क रहना है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप शाही स्नान वाले दिन आ रहे हैं तो उस दिन पूरे प्रयागराज में प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे। तो आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या जो आपका पार्किंग एरिया होगा वहां से घाट तक पैदल ही चलकर जाना होगा। तो आप ये मान कर चलिए कि आपको 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है। इसके लिए आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको शाही स्नान करने वाले दिन स्टेशन से घाट तक जाने, आने और स्नान करने में कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। तो इस हिसाब से ही अपनी वापसी की टिकट करिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि आप जब आएँ तो आपके पास सामान कम से कम हो और अपनी ज़रूरी दवाइयाँ रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी अपने साथ रखिएगा। यदि आपके साथ बच्चे और बुजुर्ग हैं तो 1-2 गर्म कपड़े एक्स्ट्रा लेकर चलिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको महाकुंभ में जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में विस्तार से बता दिया। मैंने आपको यह भी बता दिया कि शाही स्नान वाले दिन कैसे आप अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, इसलिए मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है। आपका 1 लाइक मुझे और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए, जिससे कि आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो भी उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल सानिध्य 2023 में मुझे फॉलो भी कर लीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से महाकुंभ की यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।